अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक लंबी कहानी थी जो मैंने पूरी सुनी और उसमें इतने मोड़ आए, उसमें इतना कुछ उन्होंने अपनी आप बीती जो उनके साथ ज़िंदगी में गुजरी वो सारी सुनाई। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के सामने सब कुछ ऐसा हो रहा है। आप लोग कहते हैं मैं कहानी सुनाता हूं तो ऐसा महसूस होता है कि हम कहानी के अंदर ऐसे खो जाते हैं, ऐसे लगता है कि हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और हम भी उस कहानी का एक किरदार हैं, हिस्सा हैं, हम भी वहां पे मौजूद हैं। तो इनकी कहानी को सुनते हुए मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं भी इनके साथ साथ हूं। जो कुछ भी इनके साथ ये हो रहा है मेरी आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन शुरू में ही जी मैं आज एक बात कहना चाहूँगा, इन्होंने भी यही गलती की है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जब आप मुझे कहानी भेजते हैं आप पहली पहली बात सारे यही करते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ये है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के या दुनिया के जिस भी जगह से होता है वहाँ से ताल्लुक़ है और इस वक्त मैं फ़लाँ जगह पे मुकीम हूँ या वहीं पे रहता हूँ। वहीं पे आपने मुझे ये भी लाजमी बताना होता है, अगर बताना भूल जाए तो एंड पे एक मैसेज कर दें कि मेरा नाम आपने कहानी में रियल लेना है या फ़र्ज़ी रखना है। और दूसरी बात, आपके इलाके का, गांव का जो नाम है रियल रहने देना है कहानी में या मैंने इसको फ़र्ज़ी कर लेना है। क्योंकि इन्होंने जब कहानी शुरू की तो उनकी एक सच्ची आप बीती जो उनके साथ हुई है उन्होंने मुझे सुनाई है, तो नाम, किरदार, सब कुछ वो रियल मुझे बताते रहे हैं। लेकिन एंड तक मैं सुनने की कोशिश में था कि कहीं वो शायद मेंशन कर दें कि जी आप जगह रियल बताएं या फ़र्ज़ी कर दें। तो उन्होंने भी यही गलती की। इनका नाम है नोमान फ़ारूक और इनका ताल्लुक़ है मंडी बहाउद्दीन, पंजाब में है मंडी बहाउद्दीन। अब ये रियल है, मेरी ख्वाहिश थी क्योंकि मैंने अभी लेट नाइट सुनी है, वरना मैं रब्ता कर लेता होता हूँ। बाज़ औक़ात ये होता है लेट हो जाता हूँ तो रब्ता नहीं कर सकता। रब्ते करने का मतलब ये होता है बाज़ लोग फ़ौरी मुझसे रब्ते में नहीं भी आते जिन्होंने कहानी भेजी होती है, हर मुल्क की अपनी टाइम है। क्योंकि ये नोमान फ़ारूक इस वक्त दुबई में है, तो आज वो ऑनलाइन नहीं थे। मैं कोशिश करता रहा अगर वो ऑनलाइन आ जाए तो मैं उनसे पूछ सकूं, भाई इतना तो बता दें कि आपका शहर नाम फ़र्ज़ी बताऊं या रियल बताऊं। तो अब माजरत ख्वाह हूं, पूछ नहीं सका और उन्होंने भी मेंशन नहीं किया, तो फिर मैं रियल ही बता रहा हूं। नोमान फ़ारूक रियल नेम है, पंजाब मंडी बहाउद्दीन से उनका ताल्लुक़ है। आप लोग ये गलती ना किया करें, मुझे ज़रूर बता दिया करें। नोमान कहते हैं बचपन उसी तरह गुजरा, सादगी का बचपन। कज़न जो लड़के और लड़कियां थी उनके साथ खेलते हुए, शरारतें करते हुए कब जवान हुए पता ही ना चला। उनसे पूछना चाहता था क्योंकि उन्होंने मुझे कहा मेरी वालदा ने दूसरी शादी कर ली थी और वो एक और शहर का नाम बताया, वो वहाँ पे रहती है। मैं उस शहर का नाम खुद से ही, आपने वो मेंशन नहीं किया, छुपा रहा हूँ क्योंकि पूरी कहानी में मुझे आपके वालिद साहब का भी कहीं जिक्र नहीं मिला। जो आपने कहानी भेजी वो इस वक्त हयात हैं या अल्लाह को प्यारे हो गए हैं या किस सिचुएशन में है कि वालदा को दूसरी शादी करनी पड़ी। अगर आप मुझे मेंशन कर देते तो इसको या मैं छुपा देता या फिर जिस तरह बता रहा हूँ बता देता। खैर कहानी की तरफ आते हैं। बचपन गुजरा कब जवान हुए पता ही न लगा और फिर वक्त के धारे पे ऐसे बहे, दुबई में शिफ्ट हो गया, वहाँ रहना शुरू हो गया। ज़िंदगी का गुजर बसर, ज़िंदगी का सफ़र अब दुबई में, यूएई में कटने लगा। घर वालों से राब्ता रहता, मेरा चक्कर लगता, पाकिस्तान आता, मिलता, सबके साथ रहता, फिर वापस वहीं यूएई चला जाता। वक्त के पर होते हैं, पर लगा के उड़ता है। हम सब भी जब देखते हैं, जो इस वक्त जितने भी कहानी सुनने वाले हैं, हम भी कभी छोटे से थे, कहानियां सुनते थे, आज फिर उसी बचपन को दोहराते हुए फिर हम कहानियां सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग जो मेरी कहानी सुनते हैं और मुझे फीडबैक देते हैं जी आपकी जब कहानी सुनते हैं तो उसमें ऐसे खो जाते हैं, इतना अच्छा लगता है, अपना बचपन याद आता है, बहुत सारी बातें याद आती हैं। कल मैंने कहानी जो रिकॉर्ड की थी वो दिन की रोशनी में रिकॉर्ड की थी, तो शोर शाह शाह शाह, आज सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह रात को, इसलिए मैं कहानी रिकॉर्ड करता हूँ। दुबई में था तो वालदा ने कहा अब वक्त आ गया है नुमान, तुम्हारी शादी कर ली जाए। नुमान ने आगे से कहा माँ जैसा आप बेहतर समझें, मैं हाजिर हूँ।
तो वो रिश्ते में नुमान की खाला ही लगते हैं, उनकी बेटी जिनके साथ बचपन गुजरा था खेलते हुए, लेकिन उस बचपन के साथ ऐसे वक्त ने पर लगाए कि फिर आमना सामना नहीं हो सका था। जब खाला से बात की गई तो खाला के भी वही अल्फाज थे, नुमान कब बड़ा हुआ, कहाँ गया, अब तो वो दुबई में है, बहुत अरसा हुआ उससे मिले हुए, कम से कम हाँ करने से पहले हम एक दफ़ा उसको देखना चाहेंगे। बेशक वो रिश्ते में खाला हैं, लेकिन फिर भी फ़र्ज़ होता है, जब दूर दूर रह रहे हों तो फिर इंसान की ख्वाहिश होती है, कि अच्छे माँ बाप की ख्वाहिश होती है आमने सामने बैठ के उठना बैठना, बोल चाल, रवैया, किरदार सब देखा जाता है। बहुत साल गुजर चुके हैं, क्या पता नहीं वो कैसा है, बहुत अच्छा या बहुत बिगड़ा हुआ, आदतें बहुत बिगड़ चुकी हैं। ये सब रहन सहन देखने के लिए वालिदैन इस ख्वाहिश का इज़हार करते हैं। खाला ने भी कहा हम बुलाएं नुमान को, मिलेंगे, उसके बाद हम फैसला करते हैं। माँ ने नुमान से रब्ता किया कि बेटा तुम पाकिस्तान आ जाओ, शादी की बात हो रही है, तो तुम्हारी खाला भी तुम्हें याद हैं, और वो उनकी जो बेटी थी। उसने कहा हाँ मुझे याद है माँ, बचपन में हम इकट्ठे खेलते थे, उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं। माँ भी जानती थी। उसके बाद तो दूरियां हो गई, मतलब दूरी से मुराद कोई नाराज़गी नहीं थी, सफ़र ज़िंदगी के दूर दूर थे, वो बाहर मुल्क में, वो वहाँ पे। बेटा आ जाओ। नुमान ने टिकट कटाया और जहाज़ में उड़ता हुआ UAE से पाकिस्तान लैंड कर गया। एयरपोर्ट पे उतरा, खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हुआ। कज़न और स्पेशली मामू, जो उम्र में तो 6-7 साल बड़े थे, लेकिन याराना उनके साथ हमेशा से रहा। जैसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, मामू ऐसे ही नुमान के यार थे। कज़न मामू के साथ सफ़र कटा, घर पहुंचे और अगले ही दिन खाला के यहाँ भी पहुंच गए। खाला मिली, नुमान को देखा, देखे हुए भी बहुत अरसा हो गया था, आंखें तरस गई थी। अपने बच्चे को देख के बहुत खुश हुई, गले लगाया, माथा चूमा, सर पे हाथ रखा, कहा बिल्कुल नहीं बदले, जैसे पहले की तरह शरारती अच्छे थे, अब भी हो। उनके दिन खाया पिया, वक्त गुजारा इस तरह रहा कि खाला ने शाम तक कहा आप लोग मंगने की तैयारियां करें, और तकरीबन 4 से 5 दिन का टाइम रख दिया गया कि एक उन इलाकों में अभी भी पहले मंगनी की जाती है और उसके बाद शादी की जाती है। बहुत सारी जगहों पे अब भी ये कायम है रिवायत, पाकिस्तान, बहुत सारे मुल्कों में, कि पहले हम मंगनी कर लेते हैं। मंगनी से मुराद होता ही है कि ये लड़की आपके नाम करती है, अब ये आपकी अमानत है। निकाह वो बंधन है जिसके बाद आप इस बंधन को तोड़ नहीं सकते। मंगनी एक ऐसा बंधन होता है जिसमें एक गुंजाइश होती है कि अगर टूट भी जाए तो आप कहते हैं मंगनी थी, टूट गई, इसमें कोई। लेकिन मंगनी भी इसलिए की जाती है कि एक वक्त मिल जाए शादी की तैयारियां मुकम्मल करने का, शादी के लवाजमात, शादी की वो तमाम तैयारियां जो एक होती हैं वो तब तक मुकम्मल हो जाती हैं, दोनों घरों के वालिदैन एक दूसरे को इतनी देर में समझ लेते हैं। यूं शादी की तैयारियां तो अभी बहुत दूर थी, मंगनी की तैयारियां थी जो 4-5 दिन के बाद होने वाली थी। अब बहुत अरसे बाद दोनों कज़न ने एक दूसरे को देखा था। नुमान ने अपनी उस बचपन की कज़न को देखा था और देखते ही उसने उसको पसंद कर लिया था कि हाँ मुझे भी लड़की पसंद है। लेकिन इन दोनों की अभी तक कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। आमना सामना ज़रूर हुआ था, वो खाला की बेटी थी, वो खाला के घर में मौजूद था, तो आमना सामना दोनों का ज़रूर हुआ था। लड़की और लड़के ने एक दूसरे को देखा ज़रूर था, लेकिन कोई भी बात नहीं कर सके थे, ना किसी ने मौका दिया था कि बैठो गप्पे मारो। रिवायात ऐसी थी, वहाँ का कल्चर, वहाँ की तहजीब ऐसी थी। दोनों खुश थे कि अब हम मंगेतर कहलाएंगे, और तैयारियां मुकम्मल करके नुमान की और उसकी कज़न की मंगनी हो गई। जहां पे बहुत सारे रिश्तेदार खुश थे, लगता वहीं पे ऐसा था कि कुछ ऐसे ज़रूर हैं जो ना खुश हैं, जो शायद नहीं चाहते थे कि नुमान के और उसकी कज़न की मंगनी हो सके। नुमान का जो घर था गांव से थोड़ा सा अलग थलग था। एक बड़ा सा डेरा सा बना हुआ था, उसका एक हाल नुमा कमरा था, कुछ पीछे कमरे थे, साइड पे एक बैठक बनी हुई थी। लेकिन जो घर का मेन दरवाजा था, मेन गेट था, वो बिल्कुल रोड के ऊपर था, उस कच्ची सड़क के ऊपर था जो गांव की तरफ जाती थी। इसी सड़क से गुजर के आप गांव के अंदर दाखिल होते थे।
ये कोई तकरीबन 10-12 फुट चौड़ी कच्ची सड़क थी। एक सिरे पे नुमान का घर का दरवाज़ा था, उसका घर था, और सेम नुमान के घर के दरवाजे के आगे इसी कच्ची सड़क को अबूर करें तो दूसरी साइड पे कब्रिस्तान था, पुराना कब्रिस्तान। उसका गेट लगा हुआ था, दीवार कर दी गई थी, कच्ची दीवार थी चारों तरफ उस कब्रिस्तान के, और एक जो मेन दरवाज़ा रखा गया था वो बिल्कुल नुमान के घर के दरवाजे के सामने था। लोग उस वक्त कब्रिस्तानों से डरते नहीं थे, आज भी डरते नहीं हैं, लेकिन शायद कुछ, खैर इसको ज़रूरी नहीं है। आज कब्रिस्तान नशा करने वाले लोग हैं तो लोग नहीं जाते। खैर, नुमान कहता है मैं इस मंगनी पे बहुत खुश था। मेरा जो घर था, जिसका उन्होंने अभी नक्शा मैंने आपको बताया है, जिसका मेन दरवाज़ा, उस दरवाजे के सामने एक रोड से 10-12 फुट की रोड, और उसके सामने कब्रिस्तान, आमने सामने कब्रिस्तान का दरवाज़ा और नुमान के घर का दरवाज़ा। और नुमान का जो घर था उसके बिल्कुल बैक साइड पे एक पुराना पीपल का दरख्त था, एक बहुत ही घना, और उसका जो नीचे तना था वो इतना फैला हुआ था जैसे 2 से 3 दरख्तों को आपस में जोड़ के बनाया गया हो। बहुत ही चौड़ा उसका तना था और बहुत ही फैला, छांव किया हुआ वो दरख्त था। कभी कभी कहता था हमें डर लगता था, कुछ देखा नहीं था, महसूस कुछ भी नहीं किया था, लेकिन ऐसा खौफनाक सा था, रात को डर लगता था। नुमान कहता है मेरे घर के साथ इर्द गिर्द कोई भी घर नहीं था, अकेला घर था। काफी फासले पे 3-4 घर थे और फिर आगे जाके हमारा गांव आता था। मेरी मंगनी के तकरीबन ये 2 दिन के बाद का वाकया है कि मैं मोटरसाइकिल पे सवार होकर मामू के घर पहुंचा। मामू से मुलाकात की, मामू के साथ गपशप की। मामू ने कहा आज रात को यहीं रुक जाओ, चले जाना। मैंने कहा मामू आज नहीं, मैं कल आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगा, आज मैंने डेरे पे ही जाना है और डेरे पे ही रुकूंगा, कल आपकी तरफ आ जाएंगे। क्योंकि वो चाह ये रहे थे तुम्हारी मोमानी जाने वाली है, मैं घर पे अकेला हूँगा तो बाकी कज़न भी होंगे, गपशप मारेंगे। उन्होंने कहा मामू एक काम करते हैं, आज आप मेरी तरफ आ जाएं रात को, कल आपकी तरफ गपशप मारेंगे। दिन का ये तकरीबन टाइम था। मामू के घर से रवाना हुआ अपने घर के लिए। गांव और इसका घर चंद किलोमीटर के फासले पर, बहुत ज्यादा दूर नहीं था। गांव से आते आते एक मोड़ आता है। वो कहता है मैं मोड़ जैसे ही मुड़ा हूं, मोड़ मुड़ने के बाद जैसे ही मैंने बाइक सीधी की है, इसी गांव की एक बूढ़ी औरत जिसने पुराने से कपड़े पहने हुए थे, एक गठड़ी थी जो उसने उठाई हुई थी साइड पे और खड़ी इंतजार कर रही थी जैसे कोई सवारी आए वो उसको लिफ्ट मांग सके। और मैंने भी जैसे मोड़ निकाली, मोड़ से मुड़ा और सीधा जाने लगा तो मुझे उसने इशारा किया। मैंने रुकने का इशारा पाते ही मोटरसाइकिल जाके उसके करीब रोक दी। मैंने उसको देखा, वो इसी गांव की कोई ऐसी बूढ़ी औरत थी जिसके कपड़ों से उसकी गुर्बत टपक रही थी। कोई गरीब औरत थी, बहुत पुराने से कपड़े थे, पाँव में जो जूती पहनी थी वो भी कोई टूटी फूटी सी थी, कोई खास जूती नहीं थी। गठड़ी पता नहीं क्या थी, बंद थी, ऊपर से बांधी हुई थी, मैं नहीं देख सका। मुझे कहती है बेटा मुझे भी इस साइड पे लेते जाओ, मैंने भी आगे जाना है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है माँ जी, आए बैठ जाएं। वो पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ गई हैं। मुझे यह था कि आगे कहीं पे इन्होंने जाना होगा, मैं इनको छोड़ के फिर वापस अपने घर आ जाऊंगा। बाइक चलाते चलाते थोड़े ही दूर गए थे कि राइट साइड पे एक बाग आया जो बहुत ही पुराना हमारे इलाके का बाग था। आम के दरख्त लगे हुए थे, जामुन के दरख्त लगे हुए थे, बहुत पुराने पुराने दरख्त लगे हुए थे। कब आबाद हुआ था नहीं पता, लेकिन इतना हम जानते थे हमारे इस गांव का ये बहुत पुराना बाग था और बहुत घना बाग था। बाग दरख्त ही दरख्त थे। जैसे ही मैं उस बाग के सामने पहुंचा, उसी कच्ची सड़क के ऊपर, तो मुझे उस खातून ने कहा बेटा रोक दो। मैंने ब्रेक लगा दी। मैंने जैसे ही ब्रेक लगाई तो वो जल्दी से उठ के नीचे उतर गई। मैंने उसे कहा आप बैठ जाएं, मैं आपको जहां तक कहती है वहां तक छोड़ दूंगा, ये आप कहां उतर गई हैं?
क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था इस साइड पे बाग है जो बहुत घना है, दूर तक जा रहा है, और इस साइड पे सारा वीराना है। पता नहीं अंदर किसी कच्चे रास्ते की तरफ जाना है। इसका घर, बेचारी गरीब सी औरत है, कहाँ पे है, गठड़ी भी उठाई हुई है। तो मैंने उन्हें कहा बैठ जाएं, आप मुझे जहाँ कहती है मैं आपको वहाँ तक छोड़ के आ जाता हूँ। तो मुझे कहती है नहीं बेटा, मेरी मंजिल आ गई है। मैंने कहा ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। तो उसी वक्त उन्होंने एक जुमला कहा, पंजाबी में बोला, ठीक है पुत्र, तेरे नाल फिर मुलाकात होवे दी। उन्होंने ये वर्ड बोला है पंजाबी में, हम तो गी कहते हैं। ओके पुत्र, तेरे नाल फिर मुलाकात होएगी दी। उन्होंने ऐ किया और मैंने बाइक चला दी। बेटा तुम्हारे साथ फिर मुलाकात होगी, एक आम सा जुमला था जो गांव की उस औरत ने कह दिया था। कहता मैंने भी सुन लिया। उस वक्त मेरे जहन में कतन कोई बात नहीं आई जब उन्होंने ये कहा पुत्र तेरे नाल फिर मुलाकात होए दी। होए दी का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, उन्होंने पंजाबी में कहा। उनके इलाके में शायद इस तरह की पंजाबी बोली जाती है। मैं जो लाहौर की पंजाबी उसमें कहते हैं होएगी। ओके पुत्र तेरे नाल फिर मुलाकात होएगी। वो कहते मैं रवाना हो गया, मैं घर पहुंचे तो एकदम मेरे दिमाग में ये जुमला आया कि उस बूढ़ी अम्मा ने ये जुमला क्यों कहा, पुत्र तेरे नाल फिर मुलाकात होएगी। मेरा उस अम्मा से क्या ताल्लुक। अच्छा, शायद हो सकता है उसके कहने का मतलब हो फिर कभी गुजरोगे तो मुझे फिर एक दफ़ा लिफ्ट दे देना यार, फिर मुलाकात हो जाएगी। मैंने इस तरह सरसरी से उसको समझा और मैं अपने मसरूफ़ हो गया। मैंने रात गुजारी, मामू आ गए, हम लोग गपशप करते रहे और गांव के जो काम काज थे सुबह उठ के वो अपने किए, और रात को मुमानी हमारी चली गई और आज रात हमने मामू की तरफ रहना था। ये रात का टाइम था, मामू मैं कज़न एक और बैठे गपशप कर रहे थे। सर्दियों की ये रात थी, नवंबर का महीना था। बातें करते करते सबने कहा अब काफ़ी टाइम हो गया है यार, सोते हैं। 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। सब सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पे लेट गए। जिस बेड पे मैं लेटा था एक तरफ मेरा कज़न लेटा था और दूसरी तरफ मैं लेट गया। तकरीबन रात के 1 से 1:30 बजे का टाइम होगा। मुझे प्यास सी लगी, नहीं मेरी आंख खुली। मेरी जैसे ही आंख खुली मुझे ऐसे लगा, महसूस हुआ नींद के अंदर जैसे कुछ मुझे जागने की, कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे कुछ कह रहा है, मेरे कान में कोई आवाज़ सी आती है, कोई मुझे मुखातिब से कर रहा है। मैंने आंखें खोली और जैसे ही आंखें खोली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने घर नहीं हूँ, मामू के घर हूँ। बिस्तर बेड है जिस पे लेटा हुआ और मेरी निगाह ऊपर छत पे पड़ी तो एकदम मुझे एहसास हुआ ये मैं कहाँ हूँ। तो फिर क्योंकि आप जब गहरी नींद से जागते हैं तो कुछ सेकंड लगते हैं वापस आने के लिए, आप कहाँ पे हैं, अच्छा मैं मामू के घर हूँ, मैं जागा क्यों हूँ। तो उसी वक्त महसूस हुआ कि जैसे मेरे उस बेड के इर्द गिर्द कोई चक्कर काट रहा है। मुझे जैसे ही ये महसूस हुआ कोई चक्कर काट रहा है, मैंने यूं गर्दन मोड़ के देखा इधर उधर तो कोई भी नहीं था। मैं परेशान था, एक तो मेरी आंख खुल गई और ऊपर इस तरह मुझे महसूस हुआ है जैसे किसी ने कान में कुछ कहा, क्या कहा समझ नहीं आया, और लगा कोई चक्कर काट रहा है, यहां पे तो कोई भी नहीं है। खैर मैं ऐसे जागता रहा, छत को देखता रहा, सब सो रहे थे, गहरी नींद, रात का टाइम था और मुझे भी किस लम्हे नींद आ गई मुझे पता नहीं लगा। सुबह हो गई, हमने नाश्ता वाश्ता किया और अगले दिन वही रूटीन गांव की जो होती है, जिस तरह की आम सी रूटीन, मैं उन्हीं कामों में इधर उधर मिलना आना जाना इसी तरह मसरूफ रहा। रात हो गई, फिर हम लोग गपशप करते रहे और फिर सर्दियों की उस रात को चाय शाय हमने पी, फन किया, बैठ के गप्पे मारी और बिस्तरों पे लेट गए सोने के लिए। मामू का घर, सर्दी उस रात इस तरह की थी कि सबने खामोश, सर्दियों में पहली बार, जिस तरह अभी भी सर्दियां जब घर में आ जाएगी मेरा भी एसी चल जाएगा और शोर होगा, एक और हलचल होती है। सर्दियों में खामोशी होती है, घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देती है। कह रहा मैं सोया हुआ हूं, कजन मेरे साथ सो रहा है, मामू दूसरी चारपाई पर सो रहे हैं। रात का कोई सेम उसी तरह का टाइम है, मेरी आंख खुल जाती है। मुझे ऐसा लगता है मेरा गला प्यासा है, मुझे प्यास महसूस हो रही है। कहते हैं मैं उठूं, मैं उठ के कोई पानी पीऊं, मुझे प्यास क्यों महसूस हो रही है।
और ये सोचते सोचते मैं आंखें खोल देता हूं। जैसे ही मैं आंखें खोलता हूं, ये मैं नींद में सोच रहा हूं, तो मुझे प्यास लग रही है, उठ के मैं पानी पीऊं। ओके, मैं उठता हूं और मैं आंखें खोलता हूं। जैसे आंखें खोलता हूं तो मुझे एहसास होता है मैं नींद में हूं और मुझे प्यास की तलब हुई है, जिसकी वजह से मैंने आंखें खोली। और जैसे ही आंखें खोली हैं, मेरी आंखों ने जो मंजर देखा है, मैं जिस बिस्तर पे लेटा हूं, सीधा ऐसे लेटा हूं, ऊपर छत की तरफ मेरा मुंह है, करवट लेके नहीं लेटा हुआ। तो वहीं पे मेरी निगाह पड़ती है मेरे सीने के ऊपर, वही बूढ़ी औरत जिसको मैंने लिफ्ट दी थी, मेरे सीने पे इस तरह चौकड़ी मार के बैठी है, जिस तरह लोग योगा करते हैं और योगा के अंदाज में टांगें इस तरह रखते हैं। बाकायदा टांगों को, एक तो वैसे नॉर्मली चौकड़ी मारी थी, योगा में ख़ास अंदाज में ऐसे टांगें रखी जाती हैं, ऐसे वो टांगों को रख के चौकड़ी मार के मेरे सीने पे बैठी हुई है। आंखें खुलते ही जब मैंने ये मंजर देखा, एक बुढ़िया चेहरा पहचाना और एकदम जाना पहचाना सा लगा। और एकदम, क्योंकि जाना पहचाना इसलिए लग रहा था कि मैं नींद से जाग रहा था, गहरी नींद से जागा था। और जब पूरी होशो हवास में आ गया, फुल मैं नींद से जाग गया, तो याद है ये तो वही बुढ़िया है जिसको मैंने लिफ्ट दी थी। और साथ ही जब उसको मैंने देखा कि वो मेरे सीने पे इस अंदाज में बैठी है, तो उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ मेरा गला खुश्क नहीं हो रहा, मेरा सांस नहीं आ रहा। वो जो मुझे नींद में महसूस हो रहा था कि मुझे पानी पीना चाहिए, मेरा गला खुश्क हो रहा है, असल में मुझे सांस नहीं आ रहा था। उस बुढ़िया का वजन मेरे सीने पे, पेट पे इतना ज्यादा था, इतनी भारी भरकम उसका वजन था कि मेरे लिए सांस लेना दुश्वार था। लेकिन आंखों को सिर्फ मैं हिला पा रहा था, ना ही अपने पांव, ना ही अपनी टांगें, ना ही अपने बाजू को हरकत देने के मैं काबिल था। मैंने सोचा इसको मैं हटाऊं, हाथ हिलाऊं, तो मैंने देखा मेरा जिस्म हरकत नहीं कर सकता, मेरा जिस्म माऊफ हो चुका है, मैं हिल नहीं पा रहा हूं। सिर्फ एक आंखें थी जो खोल के मैं उस बुढ़िया को देख सका था, और उसका वजन मेरे ऊपर इतना था कि मेरा सांस लेना ना सिर्फ दुश्वार होता जा रहा था, ऐसा लगता था एक बहुत बड़ी गाड़ी है जो भरी हुई है, टनों उसके ऊपर कुछ सामान है, और उसको मेरे ऊपर सवार कर दिया गया है। चंद सेकंड उस बुढ़िया को मैं देख सका हूं, क्योंकि उसका वजन, ये एहसास आते ही कि मेरे सीने पे कोई बैठा है जिसको मैंने पहचान लिया है, ये कोई और नहीं, वही पुराने कपड़े पहने वही बुढ़िया है जिसको मैंने लिफ्ट दी थी। और उसका वजन इतना है कि सांस लेना दुश्वार, और इतना टनों के हिसाब से वजनी है कि मैं, अगर ये मजीद कुछ सेकंड मेरे ऊपर सवार रही, मैं मर जाऊंगा। और आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें बंद होना शुरू हो गईं, उस वजन से जिसकी वजह से मेरा सांस भी नहीं आ पा रहा था, उस वजन की वजह से मैं हिलजुल भी नहीं पा रहा था, मौफ हुआ पड़ा था, जकड़ा पड़ा था। क्या हुआ उसके बाद मुझे नहीं पता, मेरी आंखें बंद हो गईं। आखिरी बात जो मुझे याद है, मैंने चीख मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मुझे सही तरीके याद नहीं मेरे मुंह से चीख निकल सकी या नहीं निकल सकी, लेकिन मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा आहिस्ता 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 मैं नींद से बेदार हो रहा हूं, लेकिन चेहरे नजर आने शुरू हो गए। मैं इन चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रहा था, धुंधले धुंधले से थे। आहिस्ता आहिस्ता वो चेहरे क्लियर हुए, तो फिर मैंने देखा ये तो मामू हैं, सामने मेरी मां खड़ी हैं, कजन खड़ा है, सब घर वाले मेरे इर्द गिर्द जमा हुए हैं इस अंदाज में, परेशानी के अंदाज में, जिससे मुझे आंखें खोलते धुंधले चेहरों से उनको पहचानने में जो चंद सेकंड, चंद लम्हे लगे, उसके बाद एहसास हो गया ये लोग सब परेशान हैं। तो मैंने फौरन पूछा क्या हुआ आप लोगों को, आप लोग परेशान क्यों हैं? तो मेरी मां आगे बढ़ी और कहती है तुम्हें होश आ गया? मैंने कहा हाँ मां, आ गया मुझे होश। क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों हैं? कहती है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बस तुम परेशान ना हो, तुम रिलैक्स लेटे रहो, हम तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। कज़न को कहा तुम इसके पास बैठो, मामू से कहा जल्दी से चलो गाड़ी लेके आए, इसको लेके चले। मैं अभी तक समझ नहीं पाया था ये क्या बात हो रही है, किस तरह की बात कर रहे हैं और हुआ क्या है। जब जैसे ही गए वो, मैंने उसने अपने कज़न से पूछा यूसुफ क्या हुआ है? उसने कहा आपको नहीं पता नुमान भाई? मैं कहा नहीं।
उसने कहा अपने बाजू से कपड़ा हटा के देखो, अपने पेट से कपड़ा हटा के देखो। उसने जैसे ही ये जुमला कहा तो फौरी तौर पे मुझे एहसास हुआ कि मैंने रात जो कपड़े पहने थे मेरे कपड़े भी बदले हुए हैं। बाजू का उसने कहा, मैंने जैसे ही वो बाजू को देखा तो मैंने कहा तो कमीज ही और है, रात तो मैंने और कमीज पहनी हुई थी। मैंने कहा यार तो मेरी कमीज ही और है। तो उसने कहा हटा के देखो ना। तो मैंने हटाने की बजाय कमीज ही उतार दी। जैसे ही कमीज उतारी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, खुली की खुली रह गई। मैं खुद हैरान हो गया। मेरे दोनों बाजू, मेरा सीना, मेरी टांगें, मेरी कमर पीछे से जैसे कोई तेज धार छुरी से या तेज धार ब्लेड से काट देता है, कट लगाता है, ऐसे बारीक बारीक पूरे बाजुओं पे, पूरे पेट पे, सीने पे, पीछे गर्दन पे, होंठों तक पे मेरे कट लगे हुए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे अभी चंद मिनट भी नहीं पूरे हुए थे नींद से जागे हुए, होश में आए हुए। अब एहसास हुआ कि जिसमें शदीद जलन है, बहुत तकलीफ है। तो साथ बैठे कज़न ने कहा आपकी कमर पे भी ऐसे सारी कट लगाए हुए हैं, लाइनें लगाई हुई हैं। वो इतनी बारीक बारीक थी, इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई इंसान भी लगाने की कोशिश करता तो उसको पूरा दिन, 2 दिन, एक 2 दिन लग जाते, इतने ज्यादा कट लगाने में। इतने ज्यादा बाजुओं पे, पेट पे, टांगों पे, कमर तक पे कट लगे हुए थे। मैं एकदम हैरान हो गया। ऐसी अजीब सी मेरी आंखें एक जगह पे जम सी गई और मैंने कजन से पूछा क्या हुआ है मुझे, यूसुफ बताओ ना मुझे क्या हुआ है ये। उसने कहा नुमान, रात जब हम सोए हुए थे ना तो आपकी चीखने की आवाज आई है। आप जोर जोर से चीखे हो। जब आप चीखे हो तो हमारी उस वक्त आंख खुली है, और जैसे ही हमारी आंख खुली है तो मैंने मामू को जगाया। हमने जो मंजर देखा है, आप चारपाई से, वो कह रहा है इस तरह, उन्होंने कहता गिट्ठे मार के बताइए। वो इस तरह नहीं बताते फुट या इतना, कहता है 3 गिठ ऊपर, यानी तकरीबन 3 गिठिए बनती हैं, तकरीबन 1 फुट लगा ले। आप अपनी इस बिस्तर से, बेड से 1 फुट ऊंचे थे हवा में और जोर जोर से चीख रहे थे, और आपके जिस्म के ऊपर सारे ये निशान, ये कट लगे हुए थे। मामू और मैं भाग के तुम्हारे पास आए, तुम्हें कहा है नुमान 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 नुमान, तुमने कोई हमारी बात नहीं सुनी, चीखते ही रहे हो। और हम लोग भागे हैं कि क्या करें। मैं भी अकेला डर गए। हम लोग बाकी कज़न को बुलाया और भाग के गए हैं। कज़न कारी साहब को लेके आए जो उस मस्जिद के इमाम थे। वो जब पहुंचे तब तक भी तुम्हारी हालत ऐसी ही थी। वो आए हैं, वो आके तुम्हारे ऊपर कुरान मजीद की तिलावत करते रहे, कुछ पढ़ते रहे, पढ़ पढ़ के उन्होंने तुम्हारे ऊपर दम किया है। जैसे दम किया है तो तुम नीचे गिरे हो बकायदा बिस्तर के ऊपर, जो 1 फुट ऊंचे थे। बिस्तर के ऊपर वो मैट्रेस गद्दा वगैरह होता है, चोट तो नहीं लगती। तुम गिर गए, उसके बाद तुम चुप हो गए। उसके बाद हमने तुम्हारे कपड़े बदले हैं। सारे घर वाले रात से ही जमा हैं, तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। अब आके तुम होश में आए हो। कह रहे मैं खुद परेशान हो गया कि मैं इस तरह हवा में था और मैं इस तरह चीखें मार रहा था। तो कहते मैंने उससे पूछा क्या तुमने देखा ये कैसे निशान पड़े। कहता नहीं, जब हमने चीखों की आवाज सुनी है और आपको ऐसे हवा में देखा है तो उस वक्त तक आपके जिस्म पे ये सारा खून बह रहा था। कपड़े क्योंकि आपने पहने हुए थे, कट जो उनके अंदर लगे हुए थे, हमने सिर्फ खून बहता हुआ देखा। और जब कारी साहब आए हैं, उन्होंने आके पढ़ाई की और आप गिरे हो और आप चुप हो गए हो, बेहोश हो गए हो, उसके बाद फिर हमने अपने कपड़े हटा के देखे हैं तो सारे ये निशान थे। फिर हमने आपके कपड़े बदले हैं। तब तक इनमें से खून भी निकलना रुक चुका था। उसी वक्त मामू और वालदा जो गए थे आ गए, कहा बैठो। मुझे लेके गए, गाड़ी में बिठाया। वहीं हमारे उस गांव के अंदर एक साईं थे, साईं का नाम कोई उन्होंने बताया। उनके पास सारे लोग लेके जाते थे, मुझे भी वो कहते हैं उनके पास लेके गए। उन्होंने मेरे ऊपर दम किया, मुझे कुछ तावीज़ दिए, पानी दिया। दम किया हुआ कि इस बच्चे को पानी भी पिलाएं, और कहा अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान ना हो। मैं जब तक इसको देखता हूं, चेक करता हूं क्या है क्या नहीं। अभी आप इसको पानी भी पिलाएं और ये तावीज़ पहन के रखें और इसको घर लेके जाएं। 1-2 दिन के बाद दोबारा मेरे पास लेके आए। वो मुझे लेके घर आ गए। मैं इस बात पे हैरान था कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि उन स्टोरी में मैं, अगर मेरा राब्ता होता तो मैं पूछ सकता। ये बात जो उन्होंने लिखी नहीं है कि वो जो
बूढ़ी सीने पे बैठी थी। क्या उन्होंने वो पीर को बताया था या नहीं बताया, उन्होंने मेंशन नहीं किया, मैं खुद से कह नहीं सकता। ये शायद हो सकता है उन्होंने बता दी हो, वैसे होता तो नहीं है कि भूल गए हो, बता दी हो, लेकिन मुझे कहानी में बताना भूल गया। खैर, अगली रात सुकून से गुजर गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उससे अगले दिन पता लगा वही कजन जिसके साथ मंगनी हो चुकी है, अब वो उसी सेम कंडीशन में आ गई है जो कंडीशन नोमान की हो रही थी। और सारे परेशान होकर उस घर की तरफ भागे कि खरीद पता कर सके वहां पे क्या मामला हुआ है। वहां पहुंचे तो पता लगा वो रात को लेटी थी कि एकदम से उसको आंख उसकी खुली, और जिस वजह से उसकी आंख खुली वो एक बोझ सा था। वो कहती है जो मेरे सीने के ऊपर था, ऐसे था मेरे सीने को जकड़ लिया हो किसी ने, इस अंदाज में जोर से जकड़ा हुआ हो कि मैं पैरालाइज हो गई थी, मैं हिल नहीं पा रही थी, मैं हरकत नहीं कर पा रही थी। ऐसे लगता था जिस तरह मेरा जिस्म पे फालिज का अटैक हो गया, मैं हरकत कुछ भी नहीं कर रही, मेरा सांस नहीं आ रहा था। मैं चीखें मारने की कोशिश कर रही थी, मैं चीखें नहीं मार पाई। रात कैसे गुजरी मुझे नहीं पता, लेकिन जब अब सुबह उठी हूं तो मेरे जिस्मों में दर्द है, शदीद दर्द है। इतनी दर्द है कि जो तकलीफ से बाहर है, मैं चीखें मार रही हूं। उसके जिस्म को देखा गया कि उसके जिस्म पे कोई निशान, तो वहां पे कोई कट या कोई भी निशान नहीं था, लेकिन वो इतनी तकलीफ में थी, जो उसके चेहरे से भी आया था कि शदीद किसी तकलीफ में है। कभी वो पेट को पकड़ लेती, जैसे उसके पेट में ऐसे मरोड़ उठ रहे हैं, इतना कोई उसके पेट को, कहती है ऐसे लगता है जैसे मेरे पेट के अंदर कोई खींच रहा है मेरे जिस्म को, जैसे कोई जिस्म के जितने भी अंदर पेट के अंदर आज़ा है उसको कोई जकड़ के जोर से खींच रहा है। टांगों में शदीद दर्द हो रहा है, सर को किसने ऐसे जकड़ लिया है, फिर कोई गर्दन दबा रहा है, और उसकी चीखें नहीं रुक रही थी। तकरीबन वैसी ही अलामात वो बता रही थी जैसे नोमान के साथ हुई थी। उसको भी उसी गांव के साईं बाबा के पास लेके गए, उन्होंने उसको भी तावीज़ दिया, पानी दम करके दिया, तो उसके भी उस मुसीबत, उस दुख से निजात मिली और वो सुकून में आ गई। लेकिन गांव में एक बात जो लोगों के ज़ुबानों पे आ गई वो ये थी कि लगता है लड़का और लड़की शादी करने के लिए कोई ड्रामा रचा रहे हैं। ये क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा शादी करना चाहते हैं, तो इसलिए इस तरह का दोनों सेम एक तरह का ड्रामा रचाने जा रहे हैं। वहां पे नुमान भी सोच रहा था बाकी लोग भी, इनकी तो मंगनी होगी, इनको ड्रामा रचाने की ज़रूरत क्या है। ड्रामा तो वो रचाते हैं जिनकी मंगनी ना हुई हो, जिनकी शादी माँ बाप ना होने दे रहे हों, जिनकी शादी के चांसेस ना हो, उनको इस तरह की ज़रूरत पेश आती है। इनकी तो ऑलरेडी हो रही थी। लेकिन फिर भी गांव के माहौल में आज भी, मैं अपने गांव में भी बहुत कुछ सुनता हूं इस तरह का, और बहुत तकलीफ में आ जाता हूं, मना करता हूं लोगों को कि क्यों अपनी आखिरत ख़राब करे, वो ये चलता है। वहाँ पे चेमे गोयां हो रही थी कि जी ये कुछ चक्कर है लड़की लड़के का, जिसकी वजह से ये दोनों इस तरह का ड्रामा रचा रहे हैं। नुमान परेशान था कि मेरे जिस्म के साथ ऐसा कुछ हो गया, मैं ड्रामा क्यों रचाऊंगा, मेरी मंगेतर है, मेरी शादी होने वाली है, मैं ऐसा क्यों करूंगा। एक रात मेरी सुकून की गुजर गई थी, ये दूसरी रात थी। मैं, मामू, आज बाकी भी घर वाले आ गए थे, मानी भी वापस आ गई थी क्योंकि हालात इस तरह के हो गए थे। सब हम गप्पे मारते रहे। तकरीबन कोई 10 बजे का ये टाइम था, 10 साढ़े 10 बजे। गांव के माहौल में ये बहुत लेट है सर्दियों में, गर्मियों में तो चलता है, सर्दियों के हिसाब से बहुत लेट था। हमने कहा काफ़ी लेट हो गया, अब सोते हैं। तो मेरा जो छोटा कज़न था, मामू था, हमने कहा हम एक बेड पे सोते हैं। मैंने कहा मैं दीवार वाली साइड पे सो जाता हूँ, क्योंकि छोटा जो कज़न था वो ज़रा डर रहा था कि यार इसके साथ कोई मसला ना हो जाए, मैंने नहीं सोना है इसके साथ। तो मामू ने कहा यार मैं दरमियान में सो जाता हूँ, तुम इधर कोने पे सो जाओ, नुमान तुम दीवार वाली साइड पे सो जाओ। हमने कहा ठीक है। नुमान दीवार वाली साइड पे सो गया, दरमियान में मामू। और रात का कौन सा पहर था कि नुमान को लगा कि उसको कोई जगा रहा है। उसके कानों ने, हाँ एक सॉरी भूल गया एक लाइन, उसके कज़न ने जब उसको बताया था ना कि तुम हवा में थे तो तुम चीखें जो मार रहे थे, तो उसने कहा था तुम कुछ बोल रहे थे,
तुम कुछ ऐसी जुबान में कुछ कह रहे थे जो समझ नहीं आ रही थी। मामू ने भी सुनी, मैंने भी सुनी। बाद में उसने मामू से भी पूछा, मामू मेरी कौन सी जुबान थी? उसने कहा इससे पहले हमने ये वाली जुबान नहीं सुनी जो तुम बोल रहे थे। काफ़ी ज़बानें सुनी हुई हैं टीवी में, ड्रामों में, फिल्मों में, लेकिन तुम जो ज़बान बोल रहे थे उससे पहले हम कोई ज़बान, चीखें भी ज़ोर ज़ोर से मार रहे थे और अजीब सी ज़बान बोल रहे थे जो हमने उससे पहले नहीं सुनी थी। रात को इसी तरह लेटे हुए वो दीवार की तरफ लेटा है, कज़न दूसरी तरफ, दरमियान में मामू के। उसके कानों ने एक आवाज़ सुनी नींद की हालत में, जैसे कोई उसके नाम से उसको पुकार रहा है, नौमान, नौमान, नौमान। और उसकी आंख खुल गई। मुझे ऐसे लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं, मेरे ख्वाब में किसने नाम पुकारा है। दूसरी दफा जब नाम पुकारा गया मुझे लगा नहीं, मैं नींद में हूं, कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। जब तीसरी दफा कहता है मेरे कानों ने वही लफ्ज सुना, पता नहीं कब से पुकारा जा रहा था, लेकिन मुझे जब तीसरी दफा पुकारा गया नौमान, तो मैंने आंखें खोल दी। उस वक्त जब मैंने आंखें खोली तो वही नाम जो मेरा ही नाम था फिर से पुकारा गया, नौमान। तब मुझे लगा कि नहीं, अब मैं जाग चुका हूं, गहरी नींद में था। क्या टाइम है मुझे नहीं पता, सब घर वाले सो रहे हैं। जिस बेड पे हम 3 सो रहे हैं, साथ ही चारपाइयां पड़ी हैं जिस पे बाकी घर वाले सो रहे हैं, लेकिन मेरा नाम पुकारा जा रहा है। और मैंने जब अंदाज़ा हो गया कि मेरा नाम इस साइड से पुकारा जा रहा है, मैंने उसी से मुड़ के देखा तो वही बूढ़ी औरत बेड के कोने पे खड़ी थी जिस साइड पे मेरा कज़न सोया हुआ था, और वो मेरी तरफ खड़ी मेरी तरफ खड़ी देख रही थी। उसके चेहरे पे कोई तासुरात नहीं थे, वो स्पॉट से सीरियस चेहरे के साथ खड़ी मुझे देख रही थी। जैसे ही कहता है मैंने उसको देखा तो मेरे मुंह से फौरन चीखें निकली हैं। और फिर हुआ ऐसा, मेरे ऊपर खौफ तारी हुआ कि ऐसी मैंने चीखें मारी कि फिर से मैं खौफ से बेहोश हो गया। आज उसका चेहरा उसी तरह ही था जैसे मैंने पहले दिन उसको दिन की रोशनी में देखा था, एक आम सी बूढ़ी सी उस देहात में रहने वाली कोई औरत। लेकिन आज उसका चेहरा मुझे कुछ खौफनाक लग रहा था। शायद था तो उसी तरह का चेहरा, मेरे अंदर उसका इतना खौफ था कि मैं उससे डर रहा था। सुबह जब आंख खुली तो फिर पता लगा सारे घर वाले मुझ पे जमा हैं और इस इंतजार में हैं कि मैं होश में आ जाऊं तो मुझे लेके जाएं। जब मैं होश में आ गया और मैंने देखा घर वाले जमा हैं, तो फौरन पहले मैंने देख लिया कि आज भी सारे घर वाले जमा हैं, तो इसका मतलब है फिर जो रात गुजरी है मेरे साथ फिर कुछ हुआ है। मैंने फौरन पूछा क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, बस तुम तैयार हो जाओ। साथ ही मेरी माँ ने, मामू मेरे से कहा गाड़ी को कितनी देर है? उन्होंने कहा जी बस 2-4 मिनट में गाड़ी पहुंचने ही वाली है। मैंने फौरी तौर पे अपने जिस्म को, अपने कपड़ों को इस तरह टटोल के देखा कि आज तो मेरे जिस्म पे कोई निशान तो नहीं है, तो वही पुराने थे, नया कुछ भी जिस्म पे नहीं था। उन्होंने मुझे उठाया, गाड़ी में लेके गए और सीधे हम उसी साईं बाबा के पास पहुंचे। मेरी माँ ने साईं बाबा को दिखाया, उन्होंने दम किया, उन्होंने पढ़ाई की। मेरी माँ ने सवाल किया क्या मसला है बच्चे के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है? वो साईं बोला इस बच्चे के ऊपर काला जादू किया गया है। मेरी माँ ने पूछा किसने किया है ये काला जादू? उसने कहा अभी वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा मैं बता दूंगा, मुझे इसके लिए अमल करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ काला जादू किया गया है। अभी मैं इसका तोड़ जो है कर रहा हूं, नाम भी मैं आपको काले जादू करने वालों का बता दूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद फिर से उसने मुझे पानी वगैरह दम करके दिया, तावीज़ दिया और घर वाले मुझे लेके आ गए। उसी रात कज़न के साथ भी सेम ऐसा हुआ। उसको नज़र कुछ नहीं आया, लेकिन रात को सोए हुए उसको लगा कोई उसकी गर्दन दबा रहा है, और उसकी जब आंख खुली तो उसको महसूस हुआ उसकी गर्दन दबाई जा रही है। उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन मुश्किलों से उसको सांस आ रहा था। वो चीखें मारने की कोशिश कर रही थी, वो चीख तक नहीं मार रही थी। सारे घर वाले सोए हुए थे। वो नहीं जानती थी वो किस अजाब में आ गई हैं, उसने कौन सा गुनाह कर लिया है, कौन सी उससे गलती हो गई है। मुश्किलों से उसको सांस बहाल हुआ। साथ ही उसको ऐसे लगा कि जैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया है, उसको नजर आना बंद हो गया है। शायद वो बेहोशी की तरफ जा रही थी, नींद की तरफ जा रही थी, वो नींद में चली गई।
सुबह घर वाले उसको जगा रहे थे तो वो जाग नहीं पा रही थी, उसको झंझोड़ रहे थे। ऐसे लगता था जैसे वो किसी बेहोशी में चली गई है। बड़ी मुश्किलों से उसको होश में लाया गया। जैसे ही उसको होश में लाया गया तो बाकायदा उठते ही उसने उल्टी की है, वॉमिटिंग की है, और उसकी वॉमिटिंग के अंदर, उल्टी के अंदर बाकायदा खून निकला है। वो पहले से ज्यादा तकलीफ में आ रही थी। कभी पेट पकड़ती, कभी कहती मेरी टांग में दर्द है, मेरे बाजू में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा जिस्म दुख रहा है। वो तड़प रही थी जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है। वो शदीद तकलीफ में थी। उसके जिस्म में बहुत दर्द था। वो कहती है ऐसे लगता है मेरे जिस्म में कोई है, मेरे जिस्म में कोई घुस गया है, मेरे जिस्म में काट रहा है, मेरे जिस्म को अंदर ही अंदर अंदर मुझे कट लगा रहा है। नुमान के जिस्म पे बाहर कट पाए गए थे। उसके जिस्म को उसको लगता था जैसे कोई तेज धार ब्लेड से, आले से, छुरी से, किसी चीज से मेरे जिस्म में अंदर काटता जा रहा है। मुझे इतनी तकलीफ है, जलन है पूरे जिस्म में। उसके जिस्म को देखते उसके जिस्म पे कुछ नहीं था, लेकिन उसने जो उल्टी की थी उसमें तो खून निकला था। मां बाप घर वाले जानते थे वो झूठ नहीं बोल रही, बच्ची तकलीफ में है। लेकिन अब बातें खुल के होने लगी थी कि ड्रामा अपने अरूज पे आ चुका है। लड़का और लड़की शादी करने के लिए इतने हद से ज्यादा बड़े बड़े ड्रामे कर रहे हैं। नुमान कहता है उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई ये सुन के कि मैं क्यों ड्रामे करूंगा, मेरी कज़न क्यों ड्रामे करेगी। उस वक्त बातों बातों में लोगों से यह भी सुनने को मिला, कुछ लोग रिश्तेदार ही हैं जो इस शादी पे खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि ये शादी ना हो। वो अपने बेटे के लिए रिश्ता चाहते थे। कौन थे ये नुमान के कानों को नहीं पता लग सका, लेकिन इतना सुनने को मिला वो नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता हो। तो इसलिए लड़का और लड़का चाहते हैं कि कहीं हमारा रिश्ता टूट ही ना जाए, मंगनी ख़त्म ही ना हो जाए। तो इसलिए बढ़ चढ़ के ड्रामे कर रहे हैं। वो कह रहा है इस तरह, और लड़की के साथ भी सेम। हो कुछ नहीं रहा, उसके जिस्म पे तो कोई निशान नहीं है, वो ड्रामे किए जा रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उसको भी उस दिन लेके गए, तभी उसी साईं बाबा ने उसके लिए भी वही अल्फाज कहे, इसके ऊपर जादू किया गया है और जल्द ही मैं उसका नाम बता दूंगा, अभी नहीं बता सकता। लेकिन जैसे ही उसने उसको भी पानी दम करके दिया, तावीज़ दिए, तो कहते हैं वो भी दूसरी दफ़ा जिस तरह पहले करके दिया था वो सुकून में आ गई थी। उसके उस दम करने से, पानी पिलाने से कज़न सुकून में आ गई। जहां अब गांव में हर तरफ ये बात फैल चुकी थी, क्योंकि लड़की के साथ भी मामला हुआ था, छोटा सा गांव था, लड़का नुमान के साथ भी हुआ था। नुमान के तो जिस्म को लहूलहान किया गया था, बाकायदा इतने निशान थे, लाइनें लगी हुई थी। वहां लड़की तकलीफ में उल्टियां तक कर रही थी और शदीद चीखो पुकार कर रही थी, बहुत तकलीफ में थी। तो ये बातें गांव, जो छोटे से गांव होते, वहां पे बातें नहीं छुपती। लेकिन उसको कोई अच्छे लफ्ज़ों में रह रहा था कि इस सेंस में कि अल्लाह इनकी परेशानी को दूर करे, इस मुसीबत को दूर करे। लड़का लड़की बेचारे किस मुसीबत में आ गए हैं, पता नहीं किस बदबख्त ने उन पे जादू कर दिया है। कौन बदबख्त है जो इस रिश्ते को नहीं चलने दे रहा और उनको तकलीफ दे रहा है। लेकिन बहुत सारे अच्छे जो लफ्ज़ों में बयान कर रहे थे, दुआ कर रहे थे उनके लिए, बहुत से ऐसे भी थे जो कह रहे थे नहीं नहीं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, ये दोनों ड्रामा कर रहे हैं, इनके चक्कर हैं, इसलिए ये ड्रामे रचा रहे हैं। नुमान सोच रहा था मैंने तो कज़न को बचपन में देखा था, और मुझे भी कह रहे हैं सर मैंने यकीन माने, हल्फान कहता हूँ कि मैंने कज़न को बचपन में देखा था, मेरा क्या उससे मुआशका या मेरा क्या उससे चक्कर। लेकिन मैं तकलीफ में आ गया। नुमान कहते हैं मैं शदीद तकलीफ में था कि जो भी लोग इस तरह की बातें करें मुझे तकलीफ दे रहे थे कि यार मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है, मेरी कज़न है, उसके साथ मेरी मंगनी हुई है, मेरी शादी भी हो जाएगी, तो इसमें ऐसा गलत क्या है, मुझे ड्रामा रचाने की ज़रूरत क्या है। हाँ, ये उस सूरत में भी ड्रामा हम रचाते जब हम दोनों खुश ना होते, मेरी कज़न की शादी ज़बरदस्ती की जा रही होती या मेरी शादी ज़बरदस्ती की जा रही होती, तो लड़का और लड़की जब शादी से खुश ना हो तब ये ड्रामे करते हैं। तो मेरी कज़न भी खुश थी, फिर भी उससे तस्दीक की गई, उससे पूछा गया तो उसकी माँ को भी जानती थी कि वो राज़ी है। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, उसके साथ मेरी दोस्ती है, वो मेरी ऐसी फर्माबरदार बेटी है, मैं उसकी हर बात को जानती हूँ। अगर कोई ऐसी बात होती कि वो इस रिश्ते को पसंद ना कर रही होती तो मुझे कह देती, मुझसे डरती नहीं है, मैंने उससे दोस्ताना माहौल रखा हुआ है, वो इस रिश्ते पे बहुत खुश है। बाकी लोगों ने मुझसे तस्दीक की तो उसने कहा मैं बहुत खुश हूं। अब ये बात भी नहीं रही थी कि लड़का लड़की खुशी ज़बरदस्ती की शादी इसलिए ड्रामा कर रहे हैं, वो बात भी नहीं थी। तो जब दोनों खुश हैं तो फिर ये क्यों हो रहा है। लेकिन लोग बातों करने से बाज नहीं आ रहे थे। माँ ने कहा, क्योंकि माँ
दूसरे शहर रहती थी, वहाँ पे उनकी शादी थी। उन्होंने कहा एक काम करो, चलो डेरे पे चल के रहते हैं, लगता है इस जगह पे रहने से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, डेरे वाले घर में रहते हैं, वहाँ चल के रहते हैं, वहाँ उम्मीद है तुम्हारी तबीयत ख़राब नहीं होगी, आओ। मामू को भी मैंने कहा आप भी साथ चलें, क्योंकि मामू के साथ दोस्ताना था, बहुत अच्छा रिश्ता जो एक मामू भांजे का था, वहीं पे यारी का भी रिश्ता था। कज़न भी वो आ गए और हम वहाँ, जो मेरा घर था जिसके इर्द गिर्द कोई घर नहीं था, सामने कब्रिस्तान था, पीछे बहुत घना बरगद का दरख्त, बहुत बड़ा डेरा था, वहाँ पहुँच गए। पहली रात हम वहाँ पे सारे बैठे गपशप करते रहे, काफ़ी रात तक जागते रहे और फिर बातें करते करते हम सो गए। और ये एक ऐसी रात थी जिसमें मुझे इतनी सुकून की नींद आई जो पहले इतनी सुकून की नींद नहीं आई थी। मैं जब सुबह उठा तो मैं तरोताज़ा था, मैं अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस कर रहा था। सब ने मुझे देखा तो कहा लग रहे हो तुम काफ़ी फ्रेश हो गए हो, तुमने नींद भी काफ़ी अच्छी पूरी की। और मैंने भी माँ को देख के कहा हाँ माँ, बहुत अच्छी नींद आई थी, मैं अपने आप को काफ़ी बेहतर समझ रहा हूँ। फिर एक जुमला मैं भूल गया बीच में। जिस रात वो बेड के करीब खड़ी थी, उसके सोने से पहले मामू ने उसे पूछा था कि वो तुमने दम किया हुआ पानी, क्योंकि एक एक जुमला मैं याद करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे स्टोरी में बताया जाता है, इसलिए जब भूल जाता हूँ तो इसलिए कि बहुत लंबी कोई कहानी हो ना तो उसको याद करना मुश्किल हो जाता है, उसके जुमले भूल जाता हूँ, इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में कर लेता हूँ। तो कहते हैं जब वो मैं बेड पे लेटने लगे थे, एक साइड पे कोने पे मेरा छोटा कज़न था, दरमियान में मामू और दीवार वाली साइड पे मैं सोया था। तो मामू ने मुझे कहा था दम किया हुआ पानी पी लिया है, और मैंने उनसे कहा था हाँ मामू पी लिया है, वो मैं पानी पी के सोया था। इधर भी मैं सुबह उठा तो माँ ने पूछा पानी रात मैंने तुम्हें पिला दिया था, अब उठो खुद से वो दम किया हुआ पानी पियो, क्योंकि रात तुम बहुत अच्छी नींद सोए हो। अब मैं खुद अपने हाथ से तुम्हें पानी दम किया हुआ बार बार पिलाऊंगी ताकि कोई गलती कोताही ना हो। मुझे लगता हो दूसरी दफ़ा जो तुम्हारे साथ मसला हुआ है, तुम पानी पीने में गलती कर गए थे। खैर पानी वगैरह पिया, सारा दिन इधर उधर रहे, नाश्ता किया, गपशप की, वक्त अच्छा गुजरा, दिन अच्छा गुजर गया। फिर से वो रात जब अंधेरा होता था तो मेरे साथ इस तरह के मसाइल हो जाते थे। दिन की जब रोशनी होती थी तो कोई खौफ नहीं होता था मुझे। कज़न के साथ तो तकलीफ़ होती थी, उसको तो कज़न को दिन को भी मसले जिसमें तकलीफ़ ऐसे महसूस होता, मुझे नहीं हो रहा था, मुझे रात को हो रहा था। तो जैसे ही शाम होती, शाम से अंधेरा फैलना शुरू होता तो मेरे दिल में एक धड़कन सी तेज़ हो जाती कि अल्लाह खैर करी, रात खैरियत की गुजरे, रात को कोई मसला ना हो जाए। फिर रात हो गई, वो एक बड़ा सा हॉल कमरा जिसके साथ ही बैठक का बनी हुई थी। बैठक का जो एक दरवाज़ा था हमारे घर का, वो कहते हैं जो मेन दरवाज़ा था वो भी कब्रिस्तान का दरवाज़ा और मेरे घर का मेन दरवाज़ा आमने सामने थे। और मेरे जो घर का बैठक का दरवाज़ा था वो भी कब्रिस्तान की तरफ खुलता था, रोड की तरफ खुलता था। गांव में कोई मिलने के लिए आ जाए तो उसको बैठक में बिठाया जाता है। हम लोग बातें करते रहे, तकरीबन ये 9 से 9:15 बजे का टाइम था। मैं, मामू, कज़न भी आए हुए थे, उनको भी माँ ने बुला लिया था कि सारे इकट्ठे रहो, नुमान परेशान है, मसाइल हो रहे हैं। तो कज़न भी मेरी देखभाल के मेरे साथ थे, हम बैठ के गप्पे शप्पे मारते रहे। 9:30 बजे का टाइम हुआ है, सर्दियों की रात थी। सर्दियों में वो कहते हैं हमारे यहाँ 10:30 तो बहुत लेट है, 9:30 भी बहुत लेट होता है। तो हम सोचने शुरू हो गए, टाइम देखा 9:30 हो गया, तो मामू की आवाज़ आई यार अब सोते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। कज़न भी कहते हैं हाँ यार चलो लेटते हैं। हम जैसे ही बिस्तरों पे बैठे हुए थे, लेटे हैं, तो उसी वक्त वो दरवाज़ा जो बैठक का दरवाज़ा था, जो बाहर कब्रिस्तान की तरफ खुलता था, रोड की तरफ खुलता था, बाकायदा उसको किसी ने नॉक किया एक दफ़ा। ऐसे ही एक होता है ना, बार बार नॉक करना नहीं, सिर्फ ऐसे 2 दफ़ा, लेकिन एक ही टाइम में हल्का सा नॉक किया गया। मैंने इस आवाज़ को सुना, उस तरफ चौंक के देखा तो मैंने देखा मामू के कान भी उस आवाज़ को सुन चुके हैं, क्योंकि मामू भी उस तरफ देख रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं यार आवाज़ आई है। मैंने कहा हाँ मैंने भी सुनी है। किस तरह की आवाज़? कहते जैसे किसी ने दरवाज़ा नॉक किया हो। मैंने कहा हाँ मैंने भी यही आवाज़ सुनी है, जैसे किसी ने बैठक का दरवाज़ा नॉक किया है। मामू कहते हैं यार रात को 9:30 बजे इस वक्त कौन आ गया?
क्योंकि ये घर ऐसी जगह पे था कि इर्द गिर्द कोई घर नहीं थे, हमसाए भी नहीं थे कि आके रात को दरवाज़ा खोलते, खटखटाते या पास आते। तो रात को 8 बजे के बाद भी कोई किसी का दरवाज़ा खटखटाए गांव के अंदर तो लोग परेशान होकर पूछते हैं कि सब खैरियत है ना, रात को इस पहर कोई आके 9 बजे 9:30 बजे दरवाज़ा खटखटा रहा है। सर्दियों की रात थी, 9:30 बजे दरवाज़ा नॉक हुआ था, तो इसलिए मामू भी चौंक गए, कहते लेट लेट यार, तू लेट, मैं देखता हूँ कौन है। मैंने कहा मामू मैं भी चलता हूँ। कहते नहीं बैठ तू, मैं देखता हूँ। मामू उठे हैं और उठ के सामने ही ये बैठक थी, दरवाज़ा पूरा खोला, लाइट जला दी, दरवाज़ा अंदर से बैठक का बंद था। आवाज़ दी कौन है? खामोशी। फिर से पूछा कौन है भाई? खामोशी। वहां से आए, अंदर का दरवाजा खोला नहीं, मेन दरवाजे की तरफ गए। मेन दरवाजा खोला और बाहर झांक के देखा, बाहर कोई भी नहीं था। वापस आए और कहा बाहर कोई भी नहीं है, लगता है हवा से हुआ है, हवा से ऐसे हिल सा गया है जिसकी वजह से हमें दोनों को लगा कोई इसने दरवाज़ा खटखटाया है, क्योंकि एक ही दफ़ा हुआ है ना, दोबारा तो नहीं हुआ। तो नुमान बोला नहीं दोबारा नहीं हुआ। उसने कहा फिर हवा से हुआ है, बाहर कोई भी नहीं है। जब मैंने आवाज़ दी तो किसने आवाज़ नहीं दी, बाहर से भी गया हूँ घूम के तो कोई भी नहीं है। मामू सोने के लिए लेट गए, मैं भी बिस्तर पे लेटा हुआ था। उसी लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ, बैठक वाली साइड से किसी ने, जिस तरह विस्पर करते हैं हेलो, ऐसे जैसे आवाज़ निकाली जाती है, इस तरह की कोई आवाज़ ने मुझे मुखातिब किया है। और जैसे ही मेरी निगाह बैठक के अंदर गई तो बैठक के अंदर वो जो दरवाज़ा लगा हुआ था, तकरीबन जो गांव के दरवाजे होते हैं, ये तो बहुत बड़ा दरवाज़ा है, मैं अपने दरवाजे को देखना शुरू किया, बहुत बड़ा है। गांव के अंदर जो दरवाजे होते हैं वो 7 फुट के ऊंचे होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, और ऊपर कोई 5-6 फुट ऊंचा दीवार होती है। यानी दीवार, एक कमरा अगर बनाया गया है, कमरे के बिल्कुल दरमियान में वो दरवाज़ा लगाया गया है, तो ऊपर जो दीवार होती है उस दीवार के नीचे दरवाज़ा होता है। तो कहते मेरी निगाह पड़ी, मैंने देखा वो जो हमारा दरवाज़ा लगा हुआ है, लकड़ी का या लोहे का था जो भी, उस दरवाजे के ऊपर वाला हिस्सा जो है, जो छत तक जा रहा है, ईंटों का बना हुआ दीवार का, उस दीवार पे वो बुढ़िया इस अंदाज में मौजूद है जैसे छिपकली चिपकी होती है, वो बुढ़िया उस दीवार पे चिपकी हुई है। अनबिलीवेबल, वो कहते हैं नामुमकिन, ना यकीन आने वाली बात। उसने हाथ अपने पीछे से ऐसे घुमा के पीछे यूं रखे हुए थे कि जैसे कोई तोड़ के बाजू को घुमा के पीछे चिपका देता है, ऐसे उसने अपने हाथ पीछे चिपकाए हुए थे और पांव भी ऐसे चिपकाए हुए थे। और वो छत के साथ टच नहीं थी, छत से नीचे थी, लेकिन दरवाजे के ऊपर भी नहीं खड़ी हुई थी, दीवार के ऊपर चिपकी हुई थी और सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। आज उसका चेहरा मैंने देखा जो लाइट में मुझे नजर आ रहा था, इतना गुस्से में भरी हुई थी, इतनी शदीद गुस्सा उसके चेहरे पे था कि आज वो सही मानों में अपने असली रूप में, यानी भयानक रूप में आई थी। वो शदीद मुझे गुस्से से देख रही थी, उसकी आंखें लाल थी। आज उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक, जो रूटीन में मैं पहले देखा था, 3 दफ़ा उसको मैं देख चुका था। एक दफ़ा जब मैं उसको लिफ्ट दी थी, दूसरी दफ़ा जब मेरे सीने पे चढ़ के बैठी थी, तीसरी दफ़ा जब बेड के करीब खड़ी थी। लेकिन आज वो बुढ़िया वही बुढ़िया थी, कपड़े वही थे, लेकिन ऐसे था जैसे उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है, आज मुझे वो खा जाएगी। और वो जिस अंदाज में चिपकी हुई थी, वो इस अंदाज में खड़ी थी कि अभी वो मेरे ऊपर हमला कर देगी, अभी वो छलांग लगाएगी और मेरे ऊपर आ जाएगी। वो बहुत ही गुस्से में भरे हुए अंदाज में, भयानक अंदाज में चिपकी हुई थी। और फिर ऐसा ही हुआ। क्या हुआ इसको आगे के लिए रख देते हैं, क्योंकि मैंने कहा आज भी मैं कुछ लाइनें भूला इसलिए हूँ कि उनकी कहानी बहुत लंबी है, और मैंने जैसे जैसे कहानी सुनता गया हूँ तो मुझे लगा कि ये सीक्वेंस भी बहुत लंबा है, क्योंकि उसके बाद तो इतना कुछ कहानी में उन्होंने लिखा है जो उनके साथ बीती है। बल्कि मैं आपको उनकी आवाज़ भी सुनाता हूँ, उनकी फीलिंग सुने। एक लाइन में सुनाता हूँ आपको उनकी, मैं कोई भी सुनाता हूँ। वॉल्यूम पहले मैं बढ़ा दूँ, मैं जी वॉल्यूम बढ़ा के मैं आपको एक जुमला सुनवाना चाह रहा हूँ, ये सुनिए। 2 से 2:30 का टाइम था, मैं उठा, मैंने पानी पी के फिर ले जासी लेटा ना, तो अचानक से मेरे सीने के ऊपर
वो ही बुढ़िया मजर भाई को तो आगे कसम, वो ही बुढ़िया आगे बैठ के अचानक ही उस वक्त मैं ना हिल सका ना कुछ, मैं सिर्फ मेरी आंखें देख रही हैं, बाकी कुछ मेरा वजूद काम नहीं कर रहा। आंखें देख रही है कि हाँ बिल्कुल सामने वही है, और बैठ के वो मुस्कुरा रही है। जैसे आपने देखा होगा ये योगा वाले नहीं बैठते ऐसे घुटने के ऊपर, ये पाँव अपने ना बिल्कुल। वो कहानी सुनाते हुए कई दफ़ा इमोशनल हुए हैं कि जिस तरह अभी हमने सुना है, उन्होंने कहा मदर भाई मैंने देखा खुदा की कसम वो औरत मेरे ऊपर बैठी है, वो इस कंडीशन में थे। आगे क्या क्या इसमें मोड़ हैं नुमान भाई, मैंने भी आगे सुने तो मैं चौंक गया हूँ, क्योंकि इसमें फिर कब्रिस्तान में जो कुछ उन्होंने देखा, हामिल ने जो कुछ किया, और फिर जादू का जो मंजर, बहरहाल ये बहुत ज़बरदस्त आगे उन्होंने जो कहा है। इंतज़ार करना होगा आप लोगों का, कल तक आप कहते हैं मदर मलिक यहाँ गलत करता है, वो इसलिए कि अभी भी टाइम ड्यूरेशन में साथ साथ देख रहा होता हूँ। सीक्वेंस होता है, जब आप किसी मूवी को देखेंगे तो उसका भी एक सीक्वेंस होता है। मूवी फास्ट फॉरवर्ड करके चलाएंगे, तेज़ तेज़ देखेंगे, क्या मज़ा आएगा। बहुत दो लोग करते हैं यार बोरिंग है, इसको आगे कर करके देखो, तो वो मज़ा नहीं आ रहा होता, एंड ही देखना चाह रहे होते हैं। लेकिन आपने पूरी मज़ा लेके देखना है तो मूवी को देखना पड़ता है पूरा। तो उनका ये सीक्वेंस था, तो मैं ये लगा कि इसको मुझे 2 हिस्सों में ही करना चाहिए। क्यों 2 हिस्सों में क्यों करता हूँ? कहानी का हक अदा कर सकूँ। लोगों ने जो अपनी फीलिंग, अपने जज्बात, एक एक जुमला जो उन्होंने लिखा होता है, तो मेरी ख्वाहिश होती है वो मैं आपको बताऊँ, भूलूँ ना। लेकिन जब लंबी कहानी सुन लेता हूँ तो फिर मिस्टेक होती है, भूल जाता हूँ। जिस तरह आज 2-3 जुमले में भूला हूँ, बाद में मैंने ऐड किए। वजह क्या थी? कहानी बहुत लंबी थी इनकी। तो मैंने कहा मैं कोशिश भी करूँ इस लंबी को सुना दूँ, तो 3 घंटे 2 घंटे की सुना भी दूँ, लेकिन फिर मैं भूल जाऊँगा बहुत कुछ। तो इसलिए फिर मैं उसको 2 हिस्सों में कर लेता हूँ, ताकि आपको भी सुना सकूँ और जो जो उन्होंने कहा है वो सारा बता सकूँ, भूलूँ भी ना। लंबी को मैं, अगर आप कहते हैं जी एक में ही ख़त्म करें, तो मैं भूल जाऊँगा। उनकी बहुत सारी बातें जिसके ऊपर गुजरी है यार, वो तो चाहेगा मेरी आपने वो बात क्यों नहीं बताई, उसमें तो मैं ज़्यादा तकलीफ़ में आया था। खैर ये कल इंशाल्लाह इसका पार्ट 2, ज़िंदगी बखैर। अल्लाह ने ज़िंदगी मोहलत दी तो हमेशा कहना चाहिए ज़िंदगी बखैर। तो मैं इंशाल्लाह आपको इसका वो वाला हिस्सा सुनाऊंगा जो और ही खौफनाक है। इसके बाद तो काम असल में तो यहाँ शुरू हो रहा है। इस वो जो छिपकली की तरह बुढ़िया लाल सुर्ख आंखों के साथ चिपकी हुई थी, उसके बाद क्या हुआ है, ये खौफनाक मंजर है जो कल इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। सो आज यहीं पे इसको खुदाफिज़ करता हूँ, इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप लोग भी अगर आप मुझे अपनी कहानियाँ भेजिए तो ये ज़रूर मेंशन कर दिया करें, मुझे बता दिया करें अगर बताना भूल जाएं, क्योंकि इन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है। तो वॉइस रिकॉर्डिंग में अनुमान भाई आप अगर भूल भी गए थे तो आप एंड में मुझे एक छोटा सा स्टोरी से ऊपर लेकिन एक मैसेज कर देते कि मेरा नाम रियल बता दीजिएगा, या कह देते मुझे फ़र्जी बता दीजिएगा। आपके नाम बताने की वजह से माजरत के साथ मैंने रियल बता दिया। तो आप लोग जब मुझे कहानी भेजें, चाहे वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, ये मुझे ज़रूर बता दिया करें कि नाम फ़र्जी लेने हैं या असली नाम बताने हैं। और आखिरी लफ्ज़ जो लिखना है, लास्ट में एक ही लफ्ज़ लिखना है, वो है स्टोरी। चाहे वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, स्टोरी होना चाहिए, STORY इंग्लिश में, या उर्दू में सीन टे वाओ रे छोटी है, स्टोरी लिखें और आप इसको भेज दें +92 या 00923136655500। उर्दू में भी रिपीट करता हूँ, 00923116655500। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर, इस पर आप मुझे अपनी कहानी भेजिए। इंशाल्लाह आपकी कहानी OCS का हिस्सा बन जाएगी। आज की OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। कल इसके पार्ट 2 के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।